मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों के सब्जेक्ट का, बहुत ही जरूरी भी है। क्योंकि मित्रों, चाहे जो भी समय रहा हो, चाहे आज का समय हो, चाहे जब का हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, हमेशा वो शक्ति अर्जन में ही लगा रहा, शक्ति का अर्जन में ही लगा रहा। ठीक है, हर व्यक्ति, हम लोग आप देख सकते हैं, हम लोग जो कुछ भी हैं, ये शक्ति ऐसी चीज है कि सब लोग, संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व हर समय शक्ति की प्राप्ति के लिए ही परेशान रहा है। ठीक है, चाहे वो धन दौलत के रूप में, चाहे शारीरिक शक्ति के रूप में, चाहे महात्माओं की तपस्या के रूप में, चाहे जो भी हो, हर रूप में, क्योंकि शक्ति के कई रूप हैं। ठीक है, शक्ति के कई रूप हैं और हर रूपों में हम लोग शक्ति प्राप्ति के लिए परेशान हमेशा रहे हैं और प्रयास भी करते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। है क्या चीज शक्ति की अवधारणा, फिर शक्ति की अर्थ और परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, शक्ति के तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग शक्ति के बारे में जान लेते हैं। शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा। शक्ति के द्वारा ही दूसरों को प्रभावित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके अपना मनवांछित कार्य करवा लेता है तो ऐसे व्यक्ति को हम शक्ति संपन्न कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर देखा जाए तो शक्ति कई प्रकार का होता है। भाई, कुछ लोगों के पास धन की शक्ति है, कुछ लोगों के पास बल की शक्ति है, कुछ लोगों के पास जो है जनमत की शक्ति है, कुछ लोगों के पास जो है क्या बोलते हैं तपोबल है। मतलब हर प्रकार का बल, बल केवल इतना ही नहीं है, बल के कितने प्रकार हो सकते हैं, वो कितने रूप हो सकते हैं, इसको हम जो है कह नहीं सकते। क्योंकि कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है। भाई, आतंकित करना वो भी एक प्रकार का बल है, जिसमें डर कर लोग उसका कार्य कर देते हैं। ठीक है, कोई मान सम्मान के लिए कार्य कर देता है। ठीक है, चलिए, तो यानी और इसी शक्ति को जब शक्ति के संदर्भ में ना लेकर राष्ट्र के संदर्भ में लिया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। राष्ट्रीय शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है। मित्रों, ये सत्य है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना कोई अस्थायी मित्र होता है, ना शत्रु होता है, अपना हित, अपना स्वार्थ ही प्रमुख होता है और जिसकी प्राप्ति केवल राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही की जाती है। चाहे वो सैनिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक हो। ठीक है, चाहे जो शक्ति हो, शक्ति के कई प्रकार हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। शक्ति के प्रमुख तत्व जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के कितने तत्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य ही होता है शक्ति की प्राप्ति। मित्रों, आप देख सकते हैं, ये तो राजनीति हो गई। तो वैसे हम लोग जो व्यक्ति जो होता है, जैसे हमने कहा ना, व्यक्ति भी जो है संपूर्ण जीवन उसका शक्ति की प्राप्ति में ही लगा रहता है। ठीक है, शक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। अब किस प्रकार की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, किस प्रकार की शक्ति अर्जित करना चाहता है, उसको सिर्फ वही जानता है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा उदाहरण देके बता देते हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करता है। एक व्यक्ति शरीर में बलशाली बनता है, अच्छे अच्छे जो है पौष्टिक आहार करता है, मजबूत होता है, व्यायाम करता है, वर्जिश करता है, वो जो है अपने अंदर बल का अर्जन करता है। एक व्यक्ति कोई कला अर्जित करता है, वो कलाओं की शक्ति अपने अंदर इकट्ठा करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाता है, उसके पास जनमत की शक्ति होती है। एक व्यक्ति महात्माओं के रूप में तपस्या प्राप्त करता है, वो देवताओं से अलग अलग शक्तियां अर्जित करने के लिए तो तपस्वी होता है। ठीक है, तो शक्ति के कितने रूप हो सकते हैं उसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, किस शक्ति से कौन प्रभावित होता है, ये तो फिर प्रभावित होने वाला ही बता सकता है। शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष सदा से होता रहा है। बिना शक्ति के कोई भी राज्य अपने नागरिकों की रक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मित्रों, ये सत्य है, अगर आर्थिक शक्ति कमजोर है तो आज के महंगे युद्ध हम नहीं लड़ सकते और राष्ट्र का कोई विकास भी नहीं कर सकते। क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि राष्ट्र के हर प्रकार के विकास में सहायक होता है। विकास का मतलब
राष्ट्र की उत्तरजीविता, यानी राष्ट्र को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबकी प्राप्ति। भाई राष्ट्र में विकास कार्य कराने के लिए जैसे देखा जाए, भाई सड़कें बनवाना, नहरें खुदवाना, बिजली लगवाना, गरीब जनता को ये क्या बोलते हैं, अरे कॉलोनी वगैरह पास कराना, जनता को अन्न मुहैया कराना, जनता के लिए संपूर्ण चीज़ें, संपूर्ण विकास का कार्य ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए ये कार्य किया जाता है। और सब में किसकी ज़रूरत होती है? धन की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा राष्ट्र शांति काल में अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, जनता को आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि का प्रबंध करता है, खतरों के समय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है, सैन्य क्षेत्र में भी हथियारों, गोला बारूद एवं साज सामान का उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये शक्ति के कई रूप हैं जो कई चीजें प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा एक कठिन कार्य है। सामान्यतः अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राष्ट्र से कार्य करा लेने की क्षमता ही राष्ट्रीय शक्ति है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने विचारों के अनुसार इसे परिभाषित किया है। अब देखिए मॉर्गनथाउ ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र की वह शक्ति है, यह राष्ट्र की वह शक्ति है, क्या? राष्ट्रीय शक्ति, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अन्य राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों को प्रभावित तथा नियंत्रित करने का प्रयास करता है। हार्टमैन ने क्या कहा है? राष्ट्रीय शक्ति से बोध होता है कि उसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की कितनी क्षमता विद्यमान है, अर्थात जरूरत एक राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता जो है वो भी राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही होती है, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र ही ऐसे होते हैं जिनके उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है, सबकी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर यही देखना है कि जितने राष्ट्रों की अगर ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो जहाँ तक ज़रूरतें पूरी हो जाएं हम वहीं तक मान लेते हैं इतने ताकतवर हैं। जहाँ से हमारी ज़रूरतें, हमारा अधिकार समाप्त हो जाए, समझ ले हम वहीं से कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है, फॉर्जन बर्गर ने कहा है कि शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा लादने और आज्ञा का पालन न करने पर उसके विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने की क्षमता है। एक प्रकार के ये गुंडई वाले कार्य को शक्ति बोल रहे हैं। ठीक है, लाफवेल और कापलान ने क्या कहा है? शक्ति प्रभाव का प्रयोग करने की विशेष स्थिति है। शक्ति प्रभाव का प्रयोग करने की विशेष स्थिति है। यह वांछित नीतियों का पालन करने पर वास्तविक तथा धमकीपूर्ण घोर हानियों की सहायता से दूसरों पर नीतियां लागू करने की प्रक्रिया है। रॉबर्ट वायरफेट ने क्या कहा है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यानी केवल एक प्रकार से दिखावा। रॉबर्ट वायरफेट ने क्या कहा है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, अर्थात ये दिखाना कि हम ये कार्य कर सकते हैं और उसी बल से की धमकी से या बल का एक प्रदर्शन से व्यक्ति जो है अपनी उनकी इच्छा से उनकी बातें मान लेता है, तो माना जाता है उनकी शक्ति से भयभीत होकर हमने ये कार्य कर दिया, या शत्रु हमारी शक्ति से भयभीत होकर हमारे कार्यों को कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, अर्थात ताकतवर रहिए, आप बल प्रयोग कर सकते हैं, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। एच डॉक्टर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है अपने हितों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता शक्ति कहलाती है। यानी जो चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं, आपके शक्ति के दम पर आप उनको पूरा कर लीजिए, या दूसरा कोई आपके प्रभाव में आकर, आपकी शक्ति के प्रभाव में आकर आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, तो इसी को इन्होंने शक्ति कहा है। सामान्य रूप से राष्ट्रीय शक्ति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता ही शक्ति है। दूसरों को नियंत्रित करने, अपनी इच्छा की पूर्ति कराने, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य को रोकने की योग्यता की सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक प्रकार के राज्य को शक्ति, महाशक्ति, विश्व शक्ति, बड़ी शक्ति एवं कमजोर शक्ति आदि एक व्यक्तित्व होता है प्रत्येक राष्ट्र का। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थायी शत्रु होते हैं, ना अस्थायी मित्र होते हैं।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तव में शक्ति के लिए ही संघर्ष होता है। स्वार्थों की पूर्ति एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख दायित्व होता है। और एक राष्ट्र के पास प्रमुख 3 लक्ष्य होते हैं। शक्ति संचय, इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जन समर्थन, विश्व जनमन, मित्रों की संख्या बढ़ाना आदि शामिल होता है। यानी शक्ति का एकत्रीकरण। संचय का मतलब क्या होता है? एकत्रीकरण, इकट्ठा करना। तो इतने तरीके हो सकते हैं। आर्थिक विकास हो सकता है, सेनाओं का विकास हो सकता है, जनता का सपोर्ट हो सकता है, विश्व जनमत जो है अपने सपोर्ट में हो, और हमारे मित्रों की संख्या बढ़ जाए। हो गए आप ताकतवर। दूसरा जो होता है शक्ति का प्रसार। साम्राज्यवादी नीति है, जिसे क्षेत्र विस्तार की नीति भी कहा जाता है, यानी दूसरे राज्यों पे अधिकार करना, दूसरे की जमीन पे अधिकार करना। ठीक है। तो शक्ति के द्वारा ये भी होता है। शक्ति के 3 लक्ष्य जैसे कहा गया ना, इकट्ठा। राज्य के 3 लक्ष्य होते हैं, शक्ति के नहीं मित्रों, राष्ट्र के। शक्ति को इकट्ठा करना, शक्ति का प्रसार यानी अपनी ताकत के दम पर दूसरों पे अधिकार करना, दूसरे के क्षेत्र को पर अपना अधिकार करना, अपना क्षेत्र चूंकि बड़ा हो जाए, दूसरे राज्य पे अधिकार करने से दूसरा राज्य हमारा हो जाएगा। ठीक है। ये साम्राज्यवादी नीति है। अगला है शक्ति प्रदर्शन, एक प्रकार से प्रतिष्ठा की नीति है। कूटनीति एवं सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जैसे मान बढ़ाई, यश प्राप्ति, ये सब चीजें इसमें आ जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं। राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें देखा जाए तो निम्न प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। अस्थायी चरित्र, राष्ट्रीय शक्ति समय समय पर बदल जाया करती है। अगला है तुलनात्मक स्वरूप, सदैव एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन, यानी अगर अपने आप को ताकतवर कहना है तो आपको अपने दिमाग में आपसे कोई कमजोर राष्ट्र की ही छवि लानी होगी, तभी आप अपने को ताकतवर कहेंगे। यानी अगर भारत कहेगा कि हम ताकतवर हैं, तो फिर उसको जो है दिमाग में कौन सा राष्ट्र लाना होगा? जो उससे कमजोर है। पाकिस्तान को लाइए, नेपाल को लाइए, भूटान को लाइए। लेकिन अगर चाइना के मुकाबले आप कहेंगे हम ताकतवर हैं, सोवियत संघ के मुकाबले कहेंगे ताकतवर हैं, अमेरिका के मुकाबले कहेंगे ताकतवर है, तो ये संभव नहीं है। भारत शक्तिशाली है, लेकिन जब तुलना करेंगे तो किसी कमजोर राष्ट्र से ही करेंगे। ठीक है। तभी आप अपने को शक्तिशाली कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। तीसरा नंबर है 2 राष्ट्रों की शक्ति कभी समान नहीं होती। ये भी सत्य है, ना 2 राष्ट्रों की शक्ति समान होती है, ना 2 व्यक्तियों की शक्ति समान होती है। ठीक है। राष्ट्र के सभी तत्वों का महत्व समान होता है, ये भी सत्य है मित्रों। जैसे उसी तरह समान होते हैं जैसे आज के युद्धों में ना तो नागरिकों का महत्व सैनिकों से किसी प्रकार कम नहीं होता। ठीक है। चलिए, 5वां नंबर है शक्ति का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी राष्ट्र को दी गई धमकी विश्वसनीय नहीं होगी तो उसका शक्ति के खेल में कोई स्थान नहीं होगा। भाई हम किसी से डरेंगे क्यों? किसी की इच्छा अनुसार कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसकी जब शक्ति से भयभीत होंगे तभी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिना डरे हुए ही कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। जब शक्ति के खेल का मतलब है कि हमारी ताकत से लोग डरें, हम जो चाहें अपने आप होता रहे, कोई हमारे सामने टांग ना अड़ाए। ठीक है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया जो है शक्ति की परिभाषा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आगे अगले हम वीडियो में अगले जो है क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है राष्ट्रीय शक्ति का ये पूरा चैप्टर। ठीक है। चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।